मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। मुख्यमंत्री प्रवासी, आ जाओ बेटा, आ जाओ। मुख्यमंत्री प्रवासी, बेटा आवाज में बोलो। ऐसे बोलोगे सभी इसको कमिट किया करो। प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। यही सब मैनर जो है, क्या कहा जाए कि ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, यही सब का मिसयूज जानते हैं, करते हैं। आप लोग को अभी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जब अपने पर नहीं पढ़ती है तो सब बहुत अच्छा लगता है। जैसे क्लासेज क्या है बता देनी चाहिए ना कि किसकी क्लास कौन सी है। यस सर। बहुत बुरा लगेगा लोगों को कहने के लिए, क्योंकि जीवन में चाटुकारिता के अलावा जीवन में कुछ किया नहीं लोगों ने, वो जो नहीं कर पाता उसके साथ यही रहता है। फिर बताने में क्या दिक्कत है कौन सी क्लास आपकी नहीं है। बच्चे हैं तो बच्चों का मनोबल इसी सब चीज़ों से तो बढ़ता है। बच्चे जानते हैं क्या होता है, मोम होते हैं। मोम, इनको जैसे डालकर बर्फ में रख दोगे तो ये सॉलिड हो जाएंगे और उनकी चोट से आपको चोट लग जाएगी, और लेकिन गर्मी में रख दोगे तो ये पिघल जाएंगे। कारण क्या है, अभी देखिए आर्मी स्कूलों में क्या होता है, वही बच्चे रहते हैं। आप ही लोगों को आर्मी स्कूल में डाल दिया जाए, नवोदय विद्यालय में डाल दिया जाए, अनुशासित हो जाएंगे अभी आप ही लोग। कारण क्या है, जैसे डिसिप्लिन जैसे अनुशासन बनेगा वैसे होगा। यहाँ पर तो एक एक आदमी क्या है ना कि इतना ज़्यादा अपने आप को करता है, कोई क्लास हो कैसे हो। अभी आप ही लोगों ने नियम बनाया कि एक क्लास में 2 लोग नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। ये किसने बनाया है मुझे नहीं पता, आप लोगों के द्वारा आया है, किसी के द्वारा आया, चलिए ठीक है। तो फिर दूसरी जगह पे ऐसी चीज़ें क्यों लागू होती हैं। और आपको कभी कुछ करना है तो उसको सूचना देनी चाहिए ना। आप किसी को सूचना देंगे, किस लिए नियुक्त किए गए हैं आप लोग यहाँ बैठने के लिए, मतलब जो कर्मचारी हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि लोगों का अपना एक वही है। देखिए उस बच्चे को भी देख लीजिए, वो भी नक्शे कदम पे यही काम करके गए हैं, वो उसकी गलती नहीं है। आपको अलग हो सकता है पर्सनली हो तो बुरा लग रहा हो, उसकी गलती नहीं, क्योंकि वो देख रहा है सारे बच्चे ऐसे करते हैं। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं ना, कुछ एक बच्चे हैं ऐसे, अब किसी का नाम लेना उचित नहीं रहेगा। तो अब वो भी नक्शे कदम पे अपना चल रहा है। मान लो किसी ने शिष्टाचार सिखाया तो शिष्टाचार किसे सिखाया जाएगा, जिसको डर हो। जिसको नहीं डरता है वो शिष्टाचार समझेगा। भाई मान लिया आप हमसे नहीं डरते हैं तो मेरे शिष्टाचार का कोई असर होगा आप पे, सीधी सी बात है। तो बच्चा भी है उसी दुनिया में अपने। तो यहाँ पर सब ऐसे ही है, सब कुछ ऐसी व्यवस्था की जा रही है ना। जैसे कल है सूचना देनी चाहिए, संयोग से जैसे क्लासेस जो भी हैं अपनी चल रही हैं, बिना बताए पता नहीं क्या वोटिंग और क्या इस तरह की स्केलिंग की गई और चीज़ें जो भी है, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सिस्टमेटिक वैसे कोई काम होना चाहिए ना। एक जगह आप बता रहे हैं कि क्लासेस जो है एक में चलेंगी, फिर इसे बता रहे हैं आप, ये सब गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। वरना जानते हैं अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, जब शिकार हो जाएंगे तो पता चलेगा। और टाइम इतना प्रीशियस है, इतना प्रीशियस टाइम है, तो टाइम को बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे टाइम का मतलब किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ बहुत वो नहीं करने की ज़रूरत है। ये गलत है ना कि किसी चीज़ को लेकर के, एक तो मुझे ध्यान नहीं है, सीधे अटेंशन करके क्लास में ही आता हूँ। बात समझ रहे हैं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं किसी चीज़ को, मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्लास में कि मतलब कोई है, मुझे लगा बच्चे ही हैं सब। तो आवाज़ आने के कारण से थोड़ा सा मतलब इस तरह की चीज़ें रही, और वरना मुझे अगर पता होता तो मैं क्लास में आता ही नहीं, या मैंने ध्यान ही दे दिया होता कि कोई खड़े हैं या कुछ टीचिंग भी चल रही होती, बस संयोग से ऐसा लगा तो मुझे बस सडनली इतना डोर क्लोज था, इतना ही मैं अंदर आ गया तो पता चला कि ये सरप्राइजिंग है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी नहीं ठीक होती है, नहीं चलने दीजिए, क्या दिक्कत लगी। जब सिस्टम में सब कुछ है तो उसमें क्या बुराई, क्या है, कोई गलत किया जा रहा है क्या, कि कोई चोरी हो रही है। यहाँ जो है वो है, उसको लगे सभी देखें, ऊपर से नीचे स्तर तक के लोग देखें, क्या दिक्कत लगी। जो सिस्टम है वो सिस्टम है। मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं कोई काम करता हूँ तो बोलता हूँ, बच्चों के हितों में सारी बातें कही। अब ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए भाई, क्यों आप लोग नहीं सहमत है इस बात से कि किसी भी चीज़ की सूचना किसी को होनी चाहिए। सर मैं वही बोल रही थी कि सर को कम से कम बताना बच्चे दूर से आएंगे। जैसे कोई भी चीज़ हो बेटा, ये सब चीज़ें अनसिस्टमेटिक। इसमें होता क्या है ना कि जो लोग अपने हैं जिन कामों के लिए जिनको नियुक्त किया गया, जैसे मैं शिक्षक हूँ तो मेरा काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करना और बाकी पढ़ाना, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि जब मुझसे कोई ओपिनियन मांगी जाए उच्चासीन अधिकारियों से
कि क्या किया जाए सर, तो उसमें थोड़ी राय दे सकते हैं। अब वो माने ना माने वो अधिकारी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो हमारा कार्य है, एक शिक्षक का यही कार्य है, सभी शिक्षकों का यही कार्य है जो भी शिक्षक है। तो वही चीज़ें हैं। बच्चे को देखिए परमिशन है, मैंने इसी बात पे तो छिड़ गया, नहीं तो मैं कहाँ बात करने वाला था, मैं तो टॉपिक पे था, टॉपिक पे था। ऊपर से जानते हैं कि सबकी एक अपनी हार। देखिए मैंने उस बात का भी विरोध किया था जब यहाँ पर मैम की क्लास थी और वहाँ पर जब लोग कर रहे थे, मैंने वहाँ पर इतनी प्लानिंग सभी लोगों ने, सिस्टम के जितने भी मेंबर लोग हैं उन्होंने इतनी प्लानिंग कर रखी थी कि दोनों टीचरों को बुलाइए और दोनों टीचरों के सामने वोटिंग कराइए। हमने कहा गलत बात है। मैंने कहा किसी भी टीचर को, चाहे वो हम हो या कोई और हो, ये उचित नहीं है। आप पहले कर लीजिए कोई काम, फिर चीज़ों को लेकर के अपना प्रोग्राम कर लीजिए। ये उचित नहीं है किसी भी टीचर को, चाहे वो मैंने कहा ना, चाहे मैं हूँ या कोई और टीचर हो, ये उचित नहीं है उनकी उपस्थिति में कोई चीज़ हो। इससे बच्चों के अंदर क्या है, थोड़ा सा एक नहीं चीज़ें ठीक आती, और हो भी जाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ना टीचर को अच्छा लगेगा, ना ही बच्चे को अच्छा लगेगा। ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब सेक्रेसी में हो तो ज़्यादा उचित रहता है कार्य। लेकिन नहीं, फिर वही चीज़ें बार बार देखिए ऐसा है, छोटे बच्चे हैं, अब इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जानकार है। हो सकता है किसी विषय पर उनकी अच्छी पकड़ हो, लेकिन यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो उच्चासीन लोग हैं, सब आयोग से आए हुए अधिकारी लोग हैं। आयोग से आए हुए अधिकारियों को आप जरा हमको सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या वो यूपीएससी क्रैक करके नहीं आए हैं या यूपीपीएससी क्रैक करके नहीं आए हैं? तो उनको तो स्ट्रेटजी जो प्लानिंग उपाम ने भेजी है और कुछ उनकी खुद की अपनी स्टडी, चूंकि अभी रिसेंटली 2 साल 4 साल पहले ही सिलेक्ट होकर के आए हैं, तो उनको तो मालूम है ना कि ठीक है। क्यों भाई गलत कह रहे हैं? उनको तो मालूम है, तो उनको स्ट्रेटजी सिखाने की जरूरत, वो बच्चे सिखाएंगे उनको स्ट्रेटजी। आप जरा सोचिए नियमता। हाँ ये कह सकते हैं ये ठीक नहीं लग रहा है सर, ये नहीं समझ में आ रहा है सर, ये नहीं होना चाहिए, ये सर ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, है ना। बाकी अगर बच्चों को जैसे कुछ नहीं मिल रहा है, टेस्ट नहीं हो रहा है सर, टेस्ट करा दीजिए, कुछ इस तरह से बच्चे डिमांड। हालांकि पूरी प्लानिंग उन्हीं की होनी चाहिए, क्योंकि उनको सब पता है। अब बच्चे से मिलेंगे तो हो सकता है कि इसमें 10 बच्चे कुछ और कहें, जो सीनियर बच्चे पढ़ने ठीक है कुछ और राय दें, जो जूनियर बच्चे उनकी कुछ और राय हो सकती है, और जो 2-4 दिनों से क्लास में आ रहे हैं उनकी दूसरी ओपिनियन हो सकती है। तो ओपिनियन के आधार पर भिन्नता हो सकती है। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं ठीक है कि मतलब आपको पता ही नहीं है, आपने मतलब कोई भी सूचना हो आपको सूचना देनी चाहिए। आप लोग भी इसी बात के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन आप लोगों को बस इतना आता है कहने के लिए कि अब क्या कहें उसमें, कि मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए ना, सभी को सूचना होनी चाहिए, विद्यार्थी को, टीचर को, सबको सूचना होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, कौन सी क्लासेस चलेंगी, कौन सी क्लासेस नहीं चलेगी। 1-2 दिन टॉपिक डाला गया था, उसके बाद से नहीं डाला गया, डालना चाहिए ना, हर टीचर को पता रहेगा। क्यों? ये सही है कि नहीं है? ये उन्हीं की पॉलिसी, मेरी तो है नहीं, उन्हीं की बनाई गई पॉलिसीज़ हैं। तो ये थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है, किसी भी व्यक्ति को नहीं अच्छा लगता। ये अटपटा सा वर्क है जो नहीं होना चाहिए। इसमें आराम से अपना आदमी पढ़े, किस मूड से आ रहा है, किस मूड से नहीं आ रहा है आदमी, उसका उद्देश्य पढ़ाना, अब पता चला कि दूसरा एक माहौल बना हुआ है वहाँ पे। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं और जो भी हो रहा है वो उचित नहीं है। ये थोड़ा अनुचित की श्रेणी में आएगा और थोड़ा सा अटपटा तो लगता ही है। अटपटा आपको भी लगा होगा सामान्य तरीके से, और अटपटा तो स्वाभाविक सी बात है, किसी को लगे तो बुरा लगेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब इस तरह की चीज़ें होती, इसी से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। जानते हैं जब परिवार कमज़ोर होता है तब बच्चे जो होते हैं वो थोड़े संस्कार विहीन होने लगते हैं। यानी परिवार कमज़ोर का मतलब है यानी कि रिश्ते, बड़े जो लोग हैं, पापा हैं, चाचा हैं, मम्मी हैं, मौसी हैं, बुआ है, इस तरह के जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं उनमें अगर सामंजस्य नहीं होता है तो बच्चे भी उसी का नक्शा कदम पे चलते हैं। तो वही सिस्टम है यहाँ का, जब सारा ट्यूनिंग बेहतर रहेगा तब बेहतर चीज़ें होंगी। और ये अभाव किन्हीं कारणों से भी है, तो ये उचित नहीं है। और बाकी चीज़ें क्या कहना, बाकी चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं, चीज़ों को लेकर के बिना मतलब की चीज़ें, और एक पॉलिसी लागू कर देंगे कि इसमें मतलब जो है वो नहीं होगा तो उसमें 2 लोग आएंगे। ये भी जैसे एक सरप्राइजिंग, अभी मुझे अभी कल ही क्लास में हुआ कि नहीं पॉलिटी चलेगी, रेगुलर होगी, ठीक। तो जब पॉलिटी एक सब्जेक्ट रेगुलर चल रही है, किसी सब्जेक्ट में अगर दे दिया गया, दो टीचरों को कहा गया था, एक कर दिया गया, तो उसमें जो भी सब्जेक्ट चल रहा है वो भी तो कंटिन्यू चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? नहीं कंटिन्यू चलना। तो इसी आधार पर अभी एक ही दिन पहले की घटना है, फिर दूसरे दिन पॉलिसी बदल जाएगी, ये तो नहीं पता ना। तब आप लोगों को नहीं तकलीफ हुई इस बात को लेकर कि ऐसा कैसे हो रहा है, जीत जाए।
कि आप लोग एकदम इस बात को लिए प्रिपेयर है कि वहाँ झिझक होगा, यहाँ झिझक नहीं होगा। तो ये कहने का मतलब थोड़ा सा है ये जो कि नहीं ठीक है। चलिए बहरहाल जितनी समझ उतना करिए। चलिए बेटा पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ये योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसमें करिए। कोरोना महामारी के कारण देश में लागू, कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आए श्रमिकों एवं कामगारों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराना, इसका मकसद समझ में आ गया ना। जो लॉकडाउन में लोग आए थे तो किस योजना को पूछेगा कि कौन सी योजना, तमाम सारे लोग चले आए लॉकडाउन में घर अपने, तो उसके लिए सरकार ने ये योजना लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रदेशों में वापस आए श्रमिकों को कामगार रोजगार, जैसे अभी आप देखे होंगे कि जैसे ही लोग आए थे तो बहुत सारे विद्यालयों का जो पेंटर, जैसे पेंटिंग जिनको आते थे, उन्होंने क्या किया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या विद्यालय है तो उसकी पेंटिंग वेंटिंग कर डाली, चित्रकारी कर दी। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं सरकार इसमें अपना लेकर के कार्य को किया गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसके लिए वर्ष 2021-22 में बजट 21-22 में बजट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता राशि बिना किसी ब्याज के प्रदान करने की व्यवस्था की गई या व्यवस्था का प्रावधान किया गया। बिना किसी ब्याज के प्रदान करने की व्यवस्था की गई। वहीं पुरुष श्रमिकों को 4% की ब्याज दर से, ये महिलाओं के लिए था दोस्तों कि जिसमें 10 लाख रुपए तक की राशि दी जा रही है जो कि ब्याज मुक्त है, ठीक है। लेकिन पुरुषों के लिए ब्याज 4% ब्याज उस पर लगेगा। वहीं पुरुष श्रमिकों को 4% की ब्याज दर से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई। और एक और योजना है, उसको लिखिए। नहीं, ये जब था कोविड में महामारी ऐसे दौर चलेगी तो रहेगा इसमें से। लेकिन ये प्रश्न आपको आए हुए पूछेगा ना कि कौन सी योजना, मान लो इसमें से योजना का नाम दे दिया, किससे रिलेशन है, तो आपको दे देगा ना कोविड के दरमियान की योजना है जो भी अपडेटेड है। आप ये नहीं कह सकते ना कि 6 महीने साल भर पुराना नई चीजें तक पूछेगा। योजना पॉलिसी के अंतर्गत जितनी योजना है सब आपको पता होनी चाहिए।
किया गया है ना 2021 के दौर में कि जो बजट निर्धारित किया गया कोविड के दौरान, ये जो जैसे इस योजना का जो क्रियान्वयन किया गया, वित्तीय वर्ष जब दिया जाएगा तब इसको लागू किया जाएगा। 21 का दौर हो जाएगा, 20-21 में दे रहा है ना, 21-22 में है तो 21 में है ना। जैसे इसमें जैसे ये चीज़ें क्या है ना, जैसे इन्होंने प्रश्न कर लिया तो प्रश्न का क्या कोई जरूरी नहीं इतनी इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ये कोविड से जुड़ी हुई योजना थी, बस इतना आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। और इस योजना में मान लो पूछेगा कि इससे रिलेटेड है तो क्या था, क्या चीज़ें पूछी गई थी, तो वो चीज़ आपको थोड़ी मालूम होगी। जैसे जिनमें तथ्यों की ज़रूरत है जो इम्पोर्टेंट अभी के दृष्टिकोण में बनेंगे, तो उस हिसाब से उसकी डिटेल भी होगी कि किस योजना को कब लिया गया, कब मॉडिफाई किया गया, उसमें डेटें भी होंगी। तो ऐसा नहीं कि हर योजना की एकदम पूरी डिटेल करेंगे तो बड़ा तथ्य है। आपको इसमें मालूम होना चाहिए कि ये योजना जो है कितनी धनराशि देती थी, किसके लिए थी, तो कोविड के दरमियान शुरू की गई। और जो लोग आए हुए थे रिटर्न होकर के घरों पर अपने रोजगार को छोड़ करके, तो उनको 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की बात कही गई थी। अगर महिला है तो उसको बिना ब्याज पे भी 10 लाख रुपए दिए जाते थे, और पुरुष अगर है तो उसको 4% ब्याज देना पड़ता था। बस इतना सा आपके दिमाग में रहना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जब ये रहेगा कोविड का दौर, तो कोविड के दौर में योजना चली की योजना है 2021 में इसको इसके लिए धन निर्धारित किया गया। चलिए शेडिंग बोली मैंने नहीं ठीक है, तो लिख लीजिए। शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराए की आवास योजना। शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराए की आवास योजना। शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराए की आवास योजना। इसका प्रारंभ, अब ये जरूरी है तो इस नाते इसमें तथ्य भी, डेट भी आपको मिलेगी। 26 मार्च 2021 को प्रारंभ की गई, यानी शुभारंभ अगर आगे लिखे हैं तो को हुई कर देंगे तब सेंटेंस। इस योजना के दौरान या इस योजना के लाभार्थियों के लिए, ऐसे कर लीजिए, इस योजना के लाभार्थियों के लिए किराए के आवास परिसर को, किराए के आवास परिसरों के निर्माण, किराए के आवास परिसरों के निर्माण, संचालन और रख रखाव के लिए इस योजना को ध्यान से समझिए। मैं इसको महाराष्ट्र की या एशिया की सबसे बड़ी मरीन बस्ती कौन सी है मुंबई में? धारा। उसके लिए कुछ जानकारी आपको है, क्या किया गया है? अडानी को दिया गया, क्या कर सर उसको मतलब हाईटेक बनाने के तरीके से, तो झोपड़पट्टियों को हाईटेक कर देंगे, साफ सफाई और तरीके से रोजगार कैसे? कुछ और स्पष्ट यूपीएससी के विद्यार्थी की तरह बताइए कि क्या और भी साफ सफाई, मतलब वो इसका मतलब अब अडानी जाएंगे साफ सफाई कराएंगे कर्मचारी रखते, मतलब लॉजिक मेरा सवाल है कि अडानी के आप सफाई कर्मी नियुक्त करेंगे कि भाई आप लोग साफ सफाई करिए? वो व्यापारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, तो क्या करेंगे? आप कॉमन सेंस लगाइए, मतलब उद्योग कैसे लगाएंगे बेटा? यानी उनको उजाड़ करके उद्योग वहाँ लगाएंगे? स्मार्ट सिटी कैसे बनाएंगे? तो ये कुछ चीज़ें देखेंगे, उसमें बहुत सारी प्लानिंग और भी बहुत सारी चीज़ों की होगी। इसमें जो योजना बता रहे हैं ना कि सरकार जैसे किराया अपना खुद का मकान सरकारी बनाए और उसको रेंट पे दे, एक तरह से समझ रहे हैं ना। तो जैसे श्रमिक आ गए तो आसानी से मिल जाएगा। तो कुछ हद तक जैसे मान लो अगर जनसंख्या 1000 आ रही है तो उन्होंने 500 मकान बना दिए, तो बाकी 500 तो कम से कम किराए पर रह रहे हैं सरकारी, बाकी 500 लोग इधर उधर एडजस्ट होकर के रह लेंगे। मतलब एक इसमें इस योजना के तहत एक काम इसमें भी है कि लोगों को अगर मिल जाए तो उसके रेट और थोड़ा किफ़ायती दरों में उसके होंगे, क्योंकि सरकारी जो भी संस्था होती है सरकार उस पर लाभ नहीं कमाना चाहती है, औसतन उसकी बस मेंटेनेंस खर्चे निकल जाए। और कुछ तो निःशुल्क होती है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो निःशुल्क होता है।
तो इसमें भी सरकार को लाभ का कोई मोटिव नहीं होगा। सरकार का मोटिव होगा उसका रख रखाव का खर्चा ही केवल आ जाए, तो सरकार प्रधान ले देगी। तो धारावी की बात मैंने इस नाते कह दी कि वहाँ पर भी एक मलिन बस्तियों को, तो मलिन बस्तियों के लिए संभवतः उस जब प्रोजेक्ट के बारे में पूरा पढ़ेंगे आप, तो उस प्रोजेक्ट में निश्चित तौर से इस चीज़ को लेकर के होगा कि वहाँ बिल्डिंगें बनाई जाएंगी, कुछ और भी चीज़ें की जाएंगी, जिनमें उन्हीं लोगों के आवासों को उसमें मल्टी स्टोरी कर देंगे। उसमें हो सकता है उसका कितना मानक है वहाँ पर, उस मानकों के आधार पर 10 महला, 20 महला, 50 महला, कितने महले की बिल्डिंगें बनेंगी, उसमें लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, बाकी जगहों का उन्हीं के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। तो इस तरह की कुछ योजना होगी और उसमें लाभ का भी कुछ दृष्टिकोण होगा, तभी इसमें अपनी वो बड़े बड़े संस्थाओं को जैसे अडानी ग्रुप है, तो कुछ सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होंगे और कुछ उनके व्यक्तिगत लाभ के भी होंगे। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वयन, जैसे गैलेंट आती है योजना, गैलेंट क्या कराती है, अन्नपूर्णा रसोई योजना चलाती है। ये डेली 1000 व्यक्तियों को खाना निःशुल्क खिलाते हैं, समझ रहे हैं? तो आपको मालूम होगा 1000 और भी खिलाने की योजना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1000 बच्चों को, मतलब 1000 लोगों को, और किन किन लोगों को, जो हॉस्पिटल हैं जैसे एम्स गोरखपुर का है और जो मेडिकल कॉलेज हैं या इस तरह के जो भी हॉस्पिटल हैं, जो तीमारदार लोग आते हैं जो परिवार के साथ, जो क्योंकि मानसिक तौर से बड़े डिस्टर्ब होते हैं, उनका मोटिव क्या है उस योजना को चलाने का? उनका मोटिव ये है कि भाई एक तो आदमी भले आपकी जेब में पैसा हो, लेकिन घर में कोई बीमार हो तो आपकी खाने की इच्छा नहीं होती है, और कम से कम पैसा दे करके तो कुछ खरीदने की इच्छा नहीं मोस्टली होती है, क्योंकि एक तो आपको दर्द भी होता है और दूसरे पैसे की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। आप गरीब नहीं होते हैं, लेकिन आप भी तब भी आप भोजन नहीं कर पाते, तो उनका मोटिव ये है कि फ्री में उनको भरपूर भोजन कराओ, ऐसे लोगों को एक तरह से योजना कराओ। मैंने उनके स्टेटमेंट को सुना जो वो कह रहे थे, तो उनका मोटिव ये था कि यहाँ बिल्कुल सोशल वर्क, समाज सेवा का कार्य, आपको ये नहीं सोचना कि हम किसी का कल्याण कर रहे हैं, आपको एकदम बिल्कुल एक प्रिय भावना के साथ जितने भी उनके एम्प्लॉय हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉयों को निर्देशित किया है कि अन्नपूर्णा योजना से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि अन्नपूर्णा योजना किसके द्वारा चलाई जाती है, किसके संदर्भ में, तो आप उसमें से उनका मोटिव यही है कि कहीं से न लगे कि आप मतलब किसी पे एहसान कर रहे हो, खिलाती एक सेवा भाव के साथ इस कार्य को आप करिए। तो मैंने इस नाते इसको बताया क्योंकि इसका मतलब एक तरह से कार्य कर रहे हैं। तो इसमें भी अडानी ग्रुप के बारे में जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो एक्चुअल में उसकी क्या प्लानिंग है, उसके पीछे का क्या मोटिव है, शासन का क्या मोटिव है और उसका उनका व्यक्तिगत मोटिव क्या है, सपोर्टिव है, सरकार की योजनाओं में मोटिव है, या उनको उससे लाभ कमाने की भी अपनी सोच है, क्या है वो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से योजनाएं तमाम सारी आती हैं। यहाँ पर जिक्र है सार्वजनिक संस्थानों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री आवास, लिखो बेटा इसमें आगे कहाँ तक हुआ आपका, निर्माण रख रखाव के लिए निजी और सार्वजनिक संस्थानों की, देखिए आ गया ना, निजी यानी व्यक्ति यानी प्राइवेट संस्थाएं, निजी और सार्वजनिक संस्थानों की भागीदारी को, निजी और सार्वजनिक संस्थानों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ब्रैकेट में कर लीजिएगा शहरी को, के तहत लागू की जाएगी या लागू की गई है, ठीक है ऐसे कर लीजिए, लागू की गई है। अब इस योजना का मूल मोटिव क्या है, मतलब किस आवश्यकता क्यों पड़ी इस योजना को लगाने की? तो इस योजना को लगाने के लिए मूल कारण ये था कि शहरों में रहने मतलब छात्रों और गरीब लोगों को रहने के लिए व्यवस्था देना, क्योंकि छात्र क्या है, जैसे लखनऊ जैसे आगे आप देखिए, इलाहाबाद जैसे शहरों में बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी रहते हैं, तो छात्र हो जाएंगे, और कुछ लोग होते हैं जैसे बड़े शहरों में जाते हैं तो कमाने के मोटिव से जाते हैं, तो कमाने वाले की तो बात हुई, जो रोजगार की तलाश में जाते हैं, तो वो मोटिव, और बाकी विद्यार्थियों का मोटिव है, विद्यार्थी जाएंगे तो वहाँ रहेंगे, तो उसके लिए ही योजना का क्रियान्वयन। आप लिखिए, इस योजना का उद्देश्य या आवश्यकता छात्रों शहरों में रहने वाले गरीब लोगों, शहरों में रहने वाले गरीब लोगों
और शहरी प्रवासियों हेतु किफ़ायती किराए के आवास और परिसर उपलब्ध कराने हेतु की गई है, या सेंटेंस जैसे बन रहा हो आप कर लीजिएगा उसको, जो भी अगर शुरुआत की हुआ की गई है, मतलब इसका मोटिव ये है। अब इसके अलावा क्या है, इसमें किसको प्राथमिकता तवज्जो किसको दी जाएगी वो बात है। लिखिए, विधवाओं, कामकाजी महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखिए, इसका मकसद जो है, उद्देश्य इसका है छात्रों के लिए, शहरों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए और जो प्रवासी आते हैं काम के लिए उनके लिए। लेकिन उनमें भी अगर कोई विधवा महिला है, ठीक है, वो भी तो रोजगार की तलाश में जा सकती हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जो भाई लोग हैं, इसके अलावा पिछड़े वर्ग के लोगों को, मतलब सबको एक तरह से, जिस तरह से आरक्षण की व्यवस्था है और जिस तरह से उनकी उपयोगिता है उस आधार पर करने के बाद। चलिए अगले योजना पे आइए। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, सक्षम सुपोषण योजना, इस योजना की घोषणा बजट 2021-22 में की गई। घोषणा बजट 2021-22 में की गई। जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2021-22, मतलब जब घोषणा की गई उसी वर्ष किया ही जाएगा, ठीक है। 21-22 से की गई। और एक बात देखिए, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, आप ये जान लीजिए, जब भी जहां भी अगर तथ्य आपको न मिले, ये मिले आपको कि बजट जारी किया गया, तो भाई आप कोई भी योजना बनाओगे, चाहे उस पर 1 रुपए की निधि की खर्चे आ रहे हैं, तो जब धन दोगे तभी तो योजना चलेगी। तो इसका मतलब वित्तीय वर्ष उसी वर्ष में लगा, जिस वक्त वित्तीय वर्ष में घोषणा की। कभी कभी क्या होता है कि सरकारें वित्तीय वर्ष से पहले किसी योजना की घोषणा कर देती हैं कि इस योजना का क्रियान्वयन अगले सत्र से, अगले वित्तीय वर्ष से हम लेके आएंगे। कुछ प्रॉमिसेस होते हैं, तो अगर प्रॉमिस वाला वादा है तो योजना के लिए घोषणा हो सकता है पहले कर दी गई हो। जैसे मान लो ये चल रहा है आपका 2022, है ना, और सरकार कोई योजना चाहे कि हमको ये योजना करनी है, तो उन्होंने अपना डिक्लेरेशन कर दिया कि भाई ये योजना फलाना डेट से स्टार्ट होगी, तो घोषणा के डेट में भी हो सकता है मेंशन कर दें वहाँ पर कि जब योजना करेंगे, या इसके लिए वित्तीय धन हम ये घोषणा की शुरुआत कर दे रहे हैं और इसके लिए वित्तीय वर्ष जो है फला डेट से आवंटित हो जाएगा। मतलब इस वित्तीय वर्ष में हम इसके लिए 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 2000 करोड़ के हम धनराशि उपलब्ध कराएंगे। जैसे आप ये तो सुने होंगे ना कि किसानों के ऋण माफ कर दिए जाए, तो सरकार क्या करती है, देखिए अब होता क्या है कि किसी एक की सरकार चल रही होती है, किसी एक की सरकार चल रही होती है, बीच में चुनाव होता है, चुनाव के बाद में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपना अपना वादा करती हैं। मान लो इस पार्टी ने कहा कि हम ऋण माफ कर देंगे, और इस पार्टी की सरकार थी, अब इस पार्टी ने ऋण माफी के लिए अपना बजट नहीं रखा है,
ठीक है। तो जब ये और चुनाव हुआ, ये पार्टी जीत गई, तो अब चुनाव जब हुआ आपका फरवरी मार्च में हुआ, ठीक है, जबकि आपका वित्तीय मतलब बजट आपका पेश हो चुका है फरवरी जनवरी लास्ट फरवरी में बजट आपका पास हो चुका है। चुनाव में आप वादा करके आए हैं, इन्होंने वादा नहीं किया था, इस नाते इन्होंने बजट नहीं दिया उसके लिए, इन्होंने वादा किया। तो अब क्या होगा कि बजट तो निकल चुका है, जितना भी बजट है वो वित्तीय वर्ष अगले वर्ष तक के लिए हो जाएगा। तब वो क्या करेंगे, अतिरिक्त बजट की जो डिमांड करेंगे, अतिरिक्त राशि की मांग करेंगे, तो उसके लिए योजना बना करके क्रियान्वित करेंगे। मतलब बस समझ लो ना मैं क्या कह रहा हूँ। yes, तो इस तरह की मतलब चीजें होती, तो उस कंडीशन में योजना की बातें मतलब हालांकि यहाँ पर तो जो बात मैं कह रहा हूँ ये है प्रॉमिस, लेकिन वो वित्तीय वर्ष जाएगा तो वित्तीय वर्ष में धन, तब वो योजना मान लो सरकार बन गई मार्च मई में, ठीक, और उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू किया संयोग से, और जो अमाउंट है बहुत बड़ा अमाउंट है, उसके लिए उनको धन निकालने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगले साल में जो अगला बजट उनका आएगा उसके लिए वो 2000 करोड़ 50,000 करोड़ जितना उनका उस पर जिस पे बजट हो तो उसमें रखेंगे, मतलब अगले वित्तीय वर्ष में रखेंगे, तो योजना पहले हो जाएगी, वित्तीय वर्ष बाद में आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या है कि जिस बजट में आप मान के चलिए कि जब वित्तीय वर्ष में घोषित हो रहा है उसी वर्ष में ही वो योजना चलेगी। नॉर्मली ये होता है। ये कंडीशन तब होती है कि जब चुनाव का वर्ष हो, वहीं डिस्टर्बेंस थोड़ा सा होता है, ठीक है। या कोई पेंडेमिक डिजीज आ गया, महामारी जैसे कोविड आ गया था, तो कोविड आ गया किसी को, अब सरकार ने अपना मान लो बजट जारी कर दिया, अब कोविड आया क्या जून जुलाई में, तो उसके पास तो धन है नहीं सरकार के पास, लेकिन ये बताना है कि भाई तुम लोग आओ, आप लोग आइएगा तो हम आपके लिए योजना चलाएंगे, तो ये वादा कर दिया, फिर बजट वहाँ से सेंशन किया। समझ रहे हैं बात को, थोड़ा कंडीशन को छोड़ के बाकी ये चीजें होगी। तो इस बात से यह स्पष्ट हो रहा है आपके 21-22 से क्रियान्वयन वर्ष होगा। चलिए, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु इस योजना के लिए आवंटित बजट 100 करोड़ रुपए की, अब बजट तो आप मालूम है 21-22 है, तो 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है या बजट की व्यवस्था की गई। हार्ड राशन के साथ साथ, अब इसका मुख्य जो उससे रिलेटेड कुछ बातें वो देख लीजिए। क्या मैंने बोल दिया है? नहीं, ड्राई राशन के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त यानी खून की कमी से ग्रसित बच्चे 11 से 14 वर्ष तक की 11 से 14 वर्ष तक की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने की व्यवस्था
मुख्यमंत्री, अगला लिखिए बेटा, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, ये तो हो गया क्या? पर्यटन संवर्धन हो गया ना, ठीक है, ओके। ये लिखिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना भी हो गया है ना, ये भी हो गया है। इसके अलावा ये भी हो गया था, वृद्धा पेंशन भी हो गया था, कन्या सुकन्या भी हो गया था, सुमंगला योजना भी हो गया था, गुड। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नहीं हुआ है, लिखिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु, शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवक या युवतियों को, बेरोजगार युवक या युवतियों को, मतलब चाहे वो युवक या युवती कुछ भी हो सकते हैं और दोनों भी हो सकते हैं, बेरोजगार युवक या युवतियों को उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करने हेतु, उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करने हेतु 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना, अब ये देखिए इसमें क्या है ना, ये कई स्टेप में बटा हुआ है, मूल रूप से 2 स्टेप में है। एक तो उद्योग लगाना चाहते हैं और दूसरा सेवा क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं। उद्योग लगाना चाहते हैं तो उसमें 25 लाख रुपए की राशि, और सेवा क्षेत्र में यानी कि कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या कोई शैक्षणिक संस्था, इस तरह की कोई सेवा क्षेत्र जो भी आती है, सर्विस सेक्टर के जो भी काम अगर करना चाहता है कोई युवक या युवती, तो उसको 10 लाख रुपये। समझ आएगा? चलो लिखो बेटा, उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करने हेतु 25 लाख रुपए का ऋण प्रदान करना। इसके अलावा सेवा क्षेत्र जैसे कंप्यूटर केंद्र, टेंट हाउस आदि खोलने हेतु 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करना या दिया जाता है या देने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष तक के 18 से 40 वर्ष तक मतलब 18 से 40 वर्ष तक के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के लोगों को लाभ होगा या पात्र होंगे, ठीक है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण हो, साथ ही किसी राष्ट्रीय बैंक/संस्था में
बैंक ऑब्लिक संस्था में डिफॉल्टर ना हो। इस योजना की विशेषता ऋण प्राप्त करने में कम परियोजना लागत की इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए देखिए अगला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना चलिए बेटा, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करना, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवकों के शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करना, युवकों के शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करना तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांव में ही उपलब्ध कराना। इस योजना के पात्रता या इस योजना के पात्र पात्रता क्या होगी, लिखिए इसमें डैश करके, खनिज वन तथा गैर परंपरागत ऊर्जा और वस्त्र एवं सेवा आधारित उद्योग पात्र संभावित समूह के रूप में निर्धारित राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत युवकों के लिए 25 लाख रुपए तक ऋण का प्रावधान किया गया है। इस योजना में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में एक जनपद एक उत्पाद
एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी, एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत ओडीओपी योजना है कि इसी का ही नाम है एक जनपद एक उत्पाद, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है योजना, वही मतलब इससे रिलेटेड है, के अंतर्गत चिन्हित उद्योगों को वरीयता देना या वरीयता दी जाएगी। उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित उद्योगों को वरीयता दी जाएगी। योजना के तहत स्थापित इकाइयों को अधिकतम 13% ब्याज उत्पादन का लाभ, अधिकतम 13% ब्याज उत्पादन का लाभ एवं 3 वर्षों तक अन्य सुविधाएं अनुमान्य हैं। एक और योजना लिखिए, सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना। सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना, नया योजना लिखो बेटा, सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना। एक जनपद एक उत्पाद, एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना की विशेषता ओडीओपी में चिन्हित उत्पादों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के समस्त अवयवों से, विपणन तक के समस्त अवयवों से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराना, योजनाएं देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस आप राज्य में रहते हैं या जिस देश में रहते हैं, सरकार की क्या प्लानिंग युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए क्या योजनाएं हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, ये आप भी जानते हैं। तो इसके बारे में अधिकतम कोशिश आप करिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें तो हम दिखा दे रहे हैं, बाकी और चीज़ें जो जो छूट रही हैं वो चीज़ें आप क्या करिएगा कि योजनाएं क्या होती है, एक जागरूक नागरिक को, ये कम से कम एक अधिकारी जो बनने जा रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि क्या पॉलिसीज हैं। बहुत सारी योजनाएं आप नहीं जानते हैं और पता चला कि ये समाज कल्याण के थ्रू है या किसी और सरकार की किसी पॉलिसी के थ्रू है। जैसे अभी हेल्थ कार्ड योजना ही है सरकारों की, है ना, तो आयुष्मान भारत योजना और तमाम सारी योजनाएं हैं। तो चूंकि हम लोग राज्य पढ़ रहे हैं, राज्य की योजनाओं में पूरा फोकस हम लोगों का है, तो इस नाते उस पर बात नहीं की है अभी।
तो ये जितना हो सकता है इससे आप प्रेरित होकर के अपनी सारी योजनाएं देख लीजिए फटाफट फटाफट, क्या क्या योजनाएं हैं और क्या इसके अलावा और कौन सी योजनाएं हैं जो रिसेंटली लॉन्च की गई हैं। तो वो आपके पास अगर भी रहेंगे तो थोड़ा सा आपकी एक अच्छी पकड़ होगी। एक तो आप सभ्य नागरिक हो जाएंगे और आपका आत्मविश्वास का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे किसी को कोई बताया किसी योजना में, जैसे मैं कल पढ़ा रहा था तो बच्ची को पता था कि उसमें सर ये भी है, जुड़ाव बच्चों का है, तो उससे क्या होता है कि एक आप नागरिक तो बन जाते हैं, एक अच्छे नागरिक, अवेयर नागरिक। और आयोग यही हर परीक्षा का जो आयोग है वो ये चाहता है कि हमारा विद्यार्थी जो है वो जो हमारा वो कैंडिडेट हो वो काफ़ी कुछ जानकारी अपने क्षेत्र में रखता हो। चलिए और दो एक योजना लिख लीजिए। विवाह योजना लिखा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। अच्छा बताइए सामूहिक विवाह योजना में क्या प्लानिंग है, मतलब कैसे कितने लोगों के समूह को कम से कम निर्धारित किया गया है। जैसे आप देखते हैं सामूहिक विवाह तो उसमें देखते हैं 51, 21, 101 जोड़ों का विवाह किया गया और कुछ माननीय जो है प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होते हैं उसमें शामिल, और उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी से रिलेटेड है वो उसमें शामिल होते हैं। तो ये कितने लोगों की योजना हो, सामूहिक विवाह कितने को कहा जाए, कोई पहले से जानकारी आपके पास, मतलब कम से कम इस समूह में कितने लोग होंगे तब माना जाएगा सामूहिक विवाह। 2, 4, 10, 20, 50, 100 कितना कुछ होगा ना। हाँ 10 लोगों की योजना कम से कम है। अब ये कैसे पता, देखिए अब कुछ लोग हैं जो अवेयर होना जानते हैं कि क्षेत्रों में कहीं सुना ये हो रहा है कम से कम की चीज़ें या पढ़ा, बाकी लोगों ने नहीं ध्यान दिया। तो आपका ध्यान यहाँ टेंशन होना चाहिए कि हमें ध्यान कहाँ देना है, ठीक है। तो 10 लोगों की योजनाएं हैं कम से कम। चलिए आइए बेटा बात कर लेते हैं। इस योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग की कन्याओं के विवाह हेतु ये किसी दायरे में नहीं है, जो गरीब हैं वो सभी कन्याओं के विवाह को लेकर के है, ठीक है। और कोई बता पाएगा इसमें कितनी धनराशि देने का प्रावधान है? 51,000। 51,000 रुपये राशि आपको सीधी पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है। इसका संचालन कौन योजना किसके थ्रू होता है? हाँ जो समाज कल्याण के थ्रू आपकी योजना भी चल रही है, अभ्युदय योजना भी। एक बार पीसीएस में लास्ट टाइम क्वेश्चन आया भी था इससे, है ना? यस सर आया था। तो वो चीजें हैं बेटा। तो और ये समाज कल्याण देखिए, इस योजना का जितनी भी योजनाएं आप लोग पढ़ रहे हो भाई, तो कृषकों को छोड़ करके और कुछ एक को छोड़ करके बाकी तो सब समाज के ही एलिमेंट है ना। तो जो समाज कल्याण के दायरे में, समाज के कल्याण में सब लोग आ जाते हैं, लगभग सभी लोग आ जाएंगे जो भी पात्र, जैसे चाहे वो बच्चियां हों, चाहे वो वृद्धजन हों, और चाहे वो हैंडीकैप लोग हों, जो भी लोग हैं सब समाज के एलिमेंट है ना। तो इनके उद्धार की जो भी योजनाएं आएंगी, पैसे जितनी भी होंगी, सब इसी के अंतर्गत आपको आएंगे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना में पात्र कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों और उनकी पारिवारिक आय गरीबी रेखा के नीचे हो।
इस योजना में ये बच्चियां तो शामिल होंगी ना बेटा, इसके अलावा जो वो महिलाएं भी शामिल होंगी जो विधवा हैं या तलाकशुदा है। तो तलाकशुदा विधवा महिलाएं भी इस विवाह में मतलब इस तरह की योजना के विवाह में शामिल हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे बालिकाओं बच्चियों को दिया गया है, किसी वर्ग की बच्ची हो, परिवार का पिता गरीब हो, है ना, तो वो इस दायरे में आएंगी। लेकिन इसके अलावा विधवा भी आ जाएंगी और यहाँ जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं वो भी इसमें आएंगी। चलिए, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना में शामिल हैं या की गई हैं। इस योजना के तहत प्रति जोड़े पर सरकार द्वारा प्रति जोड़े पर सरकार द्वारा 51,000 रुपए का व्यय किया जा रहा है। सरकार द्वारा 51,000 रुपए का व्यय किया जा रहा है। विवाह के लिए महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष बालक की उम्र है, नहीं महिला की तो हमेशा रहेगी बेटा, मैंने यही तो बोला है महिला। हाँ, जो ये पॉलिसी जब आई ना, जब ये लागू ही कर दिया गया कि किसी उम्र जो 21 साल 18 साल से जो कर दी गई, लेकिन जो योजना में है वो लिखो ना, फिर जो अपडेटेड है जैसे जो चीज़ें वो जो रहेंगे। आर्टिकल 370 किसके लिए था? जम्मू और कश्मीर के लिए। अब प्रतिबंधित कर दिया गया है तो 21 हो जाएगा और यही ना। ठीक, तो चलो लिख लो यही, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, चलो लिख लो यही। लेकिन अगर मान लो इस तरह से दे रहा है तो वो भी आप कर लेंगे, मान लो ऑप्शन में अगर कहीं कुछ ऐसा देता है। ठीक, जैसे मेरा कहने का सेंस है, कोई आंकड़े दिए और उस आंकड़े में उन्होंने 21 और 18 और 21 दिया, बात नहीं दिया है, तो आप उसी को करिएगा, है ना। और मान लो कोई इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं दे रहा है, बाकी तो समझदार है, इसमें क्या बहुत जेन्युइन सी बात है ये। चलिए, 21 वर्ष वो पुरुषों की 21 वर्ष में जाहिर किया, दोनों कर दीजिए, यही तो सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, दोनों क्या है। अब ऐसा मत सोच लीजिए पुरुषों की घटा दी गई है। हाँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़ों का होना, न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है। अब इसका आयोजन कौन करेगा दोस्तों? जैसे इन प्रोग्रामों का आयोजन कौन करता है, तो लिखिए इस वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन डैश करके लिखिए क्षेत्र पंचायत, मतलब क्षेत्र पंचायत के दायरे में आएगा। तो आप जानते हैं कौन कौन आता है, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है। यानी ब्लॉक स्तर पे आप क्षेत्र पंचायत देंगे और जिला स्तर पे जिला स्तर पे, है ना। तो यहाँ पर भी आप बात हुई है क्षेत्र पंचायत कामा जिला पंचायत, नगर निकाय, नगर निकाय के कितने स्टेप हैं दोस्तों? 3। कौन कौन से? तो एक क्रम से चलिए, नगर पंचायत छोटी होती है ना, इसके बाद में नगर पालिका और हिस्सा दोनों, और इसके अलावा नगर निगम। तो ये इसके अंतर्गत ये लोग भी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। तो इसमें नगर निगम में एक आता है, ठीक है। ये हो गया नगर निकाय। लिख लीजिए, इसमें नगर निकाय लिखिए, नगर निकाय में सब आ जाएंगे। कामा
स्वैच्छिक संस्थाएं, स्वैच्छिक जो सोशल वर्क जैसे एनजीओ वगैरह है, हाँ, स्वैच्छिक संस्थाएं आदि जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया जाएगा। मतलब इन्हीं लोगों को अधिकृत किया जाएगा। ठीक है, ये कहने का सेंस है यहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सर।